9.1 परिचय। सामाजिक विज्ञान का विश्वकोश डायस्पोरा को एक ग्रीक शब्द के रूप में परिभाषित करता है जो एक ऐसे राष्ट्र का वर्णन करता है जो अपने राज्य या क्षेत्र से अलग हो गया है, अन्य राष्ट्रों के बीच फैला हुआ है, जबकि अभी भी अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को संरक्षित कर रहा है। इस अवधारणा में फैलाव और विखंडन शामिल है और अक्सर प्रवासी समुदाय और उनके द्वारा छोड़े गए देश के बीच एक अनुमानित संबंध होता है जो वापसी की संभावना का सुझाव देता है। हालांकि यह यहूदी समुदाय के लिए सच है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों के लिए वापसी का मुद्दा अधिक जटिल है। भारतीय प्रवासी विश्व स्तर पर व्यापक रूप से फैले हुए हैं, जिनकी कुल संख्या लगभग 20 मिलियन है। यह ब्रिटिश और चीनी प्रवासी के बाद विश्व स्तर पर तीसरे सबसे बड़े प्रवासी के रूप में शुमार है। इस प्रवासी के सदस्य अमेरिका, मॉरिशस, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों में फलते फूलते हैं, लेकिन म्यांमार, फिजी, मलेशिया और श्रीलंका जैसे स्थानों में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हैं। भारत के लिए भारतीय प्रवासियों का महत्व तब बढ़ गया जब कमांड अर्थव्यवस्था नीति ने बाजार अर्थव्यवस्था को रास्ता दिया। भारत ने नई विश्व व्यवस्था की चुनौतियों को पहचानते हुए एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई। इस खोज में यह पता चला कि भारतीय प्रवासियों के पास पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों का समर्थन करने की अपार संभावनाएं हैं। चीन के आर्थिक क्षेत्रों में चीनी प्रवासियों के योगदान की तरह भारतीय प्रवासियों के लिए भी ऐसी ही अपेक्षा पैदा होती है, बशर्ते आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाए। आसियान क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ में भारतीय प्रवासियों को साधन संपन्न और सक्षम के रूप में देखा जाता है, जो उनके द्वारा अपनाए गए देशों के साथ भारत के संबंधों को सुविधाजनक बनाते हैं। 9.2 भारतीय प्रवासियों को समझना। भारत से लोग पर्यटन, काम और व्यवसाय जैसे विभिन्न कारणों से विदेश यात्रा करते हैं। हालांकि 1947 में देश के विभाजन के बाद एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ। लाखों भारतीय मुसलमान पाकिस्तान चले गए, जिन्हें मोहाजिर के नाम से जाना जाता है। उन्हें एक समान धर्म साझा करने के बावजूद स्थानीय आबादी के साथ एकीकृत होने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसी तरह हिंदू अपने नए परिवेश के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाइयों का सामना करते हुए पाकिस्तान से भारत चले आए। भारत द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करने वाले एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। देश का लक्ष्य जातीयता या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भेदभाव किए बिना विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास करना है। जो लोग भारत से चले गए उन्हें इसका प्रवासी माना जाता था। पाकिस्तान से आए हिंदू और भारत से आए मुसलमानों को प्रवासी भारतीयों के हिस्से के रूप में अपनी पहचान को लेकर दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सवाल यह उठता है कि वे पाकिस्तानी हैं या भारतीय प्रवासी, जिससे इस मामले की संवेदनशीलता का पता चलता है। दक्षिण एशियाई संदर्भ में दुविधाएं। दक्षिण एशियाई प्रवासी समुदाय विभिन्न मुद्दों और दुविधाओं से जूझ रहा है। स्वतंत्रता के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और बाद में 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। बांग्लादेश के लोग, जिन्हें बांग्लादेशी के रूप में जाना जाता है, असम और भारत के अन्य हिस्सों में चले गए। हालांकि यह बहस का विषय है कि बंगाली भारतीय प्रवासी का हिस्सा है, लेकिन वे भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग है। कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन से स्थिति और भी जटिल हो गई है। अपनी संपत्तियों से बेदखल होकर
वे उसी देश में आश्रय के लिए संघर्ष करते हैं। सवाल उठता है, क्या उन्हें एक प्रवासी समुदाय माना जा सकता है, भले ही वे एक ही राष्ट्र में रहते हों? पंजाबियों, सिखों और गुजरातियों के कई समूह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई बार प्रवास कर चुके हैं। 1987 में लेफ्टिनेंट कर्नल सितिवनी राबुका द्वारा तख्तापलट के बाद भारतीय मूल के फिजियन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड चले गए। सिंध, पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, विदेशों में अपनी भारतीय पहचान पर जोर देने में गर्व महसूस करता है। विशाल भारतीय प्रवासी के भीतर व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित हो गए हैं, अक्सर अपनी मूल भाषा से संपर्क खो देते हैं। 2 बार प्रवासी खंड विशेष रूप से भारत से अलग हो गया है। हालांकि मेजबान देश उन्हें भारतीय के रूप में चित्रित कर सकता है, लेकिन वे आंतरिक रूप से खंडित हैं और उनमें सीमित समानताएं हैं, खासकर उन समूहों के साथ जो 2 या 3 बार प्रवास कर चुके हैं। ये व्यक्ति एक ही भाषा साझा नहीं करते हैं, एक ही मंदिरों में नहीं जाते हैं और शायद ही कभी अंतर्जातीय विवाह करते हैं। भारत द्वारा विविधता में एकता की वकालत करने के बावजूद उन्हें एक समरूप भारत केंद्रित समूह के रूप में वर्गीकृत करना चुनौतीपूर्ण है। समृद्ध भारतीय प्रवासी। भारतीय प्रवासी न केवल अमेरिका, मॉरिशस और कैरेबियन में समृद्ध हैं, बल्कि सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस में भी उनका प्रभाव है। आसियान क्षेत्र में 2 प्रकार के प्रवासी हैं, एक जो समृद्ध है और दूसरा जो समृद्धि प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। ये प्रवासी समुदाय व्यवसाय, व्यापार और धार्मिक कारणों से अपनी मातृभूमि के साथ संबंध चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रवासी भारतीयों की प्रतिक्रिया और समर्थन आवश्यक है। भारतीय प्रवासी आसियान अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें स्थानीय नेताओं का भरोसा प्राप्त है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के युग के दौरान भारतीय प्रवासियों ने दक्षिण पूर्व एशिया में विभिन्न स्वदेशी समूहों से समर्थन की मध्यस्थता की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ संबद्धता बनाए रखी और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष का समर्थन किया। हालांकि भारत को स्वतंत्रता मिलने और गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने के बाद प्रवासी भारतीयों का खुलकर समर्थन करना प्राथमिकता नहीं थी। समाजवादी पहल और राष्ट्रीयकरण नीतियों ने निवेशकों को हतोत्साहित किया, लेकिन उदारीकरण के बाद परिदृश्य बदल गया। भारतीय निर्णय प्रक्रिया पर प्रवासी भारतीयों का प्रभाव निर्विवाद हो गया और प्रवासी भारतीय भी इसका प्रतिकार करने को तैयार हो गए। भारतीय प्रवासियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधनों में भारत की प्रगति में योगदान देने और व्यापार नेटवर्क और उनके द्वारा अपनाए गए देशों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए समर्थन को बढ़ावा देने के लिए प्रशंसा मिलती है। अतीत में प्रवासी नीति। भारत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में अपने प्रवासी भारतीयों के प्रति अपने दृष्टिकोण में सतर्क रहा है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक प्रवासी भारतीयों को सलाह दी गई कि वे उन देशों के राष्ट्रीय जीवन में एकीकृत हो जाएं जहां वे बसे हैं। हालांकि भारत का कूटनीतिक प्रभाव यूएनओ के नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक बर्मा को भारत विरोधी कार्यों से नहीं रोक सका। नागरिकता अधिनियम 1948 भारतीयों से बर्मी नागरिकता छीनने के लिए बनाया गया था। 1962 में जब जनरल ने विन ने सत्ता संभाली और भारतीय संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया, तो भारत सैन्य शासकों पर लगाम नहीं लगा सका। बांग्लादेश और पाकिस्तान में उथल-पुथल मची, लेकिन भारत ने इन संवेदनशील मामलों पर राय व्यक्त करने से परहेज किया।
बर्मा में राजनीतिक परिवर्तनों के महत्वपूर्ण परिणाम हुए क्योंकि समृद्ध भारतीय व्यवसायों को निष्कासित कर दिया गया, जिससे बर्मा दक्षिण पूर्व एशिया में समृद्धि से गरीबी की ओर बढ़ गया। भारतीयों के निष्कासन के बाद बर्मा का चीन के साथ जुड़ाव आर्थिक आवश्यकता से प्रेरित था। चीनियों ने बेदखली से पैदा हुए खालीपन का फायदा उठाया और बर्मा की राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रभाव हासिल किया। स्वतंत्रता के बाद के युग में भारत ने अपने पड़ोसी देशों में भारतीय प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों को नजरअंदाज कर दिया। अपनी एकता के लिए क्षेत्रीय, भाषाई और धार्मिक चुनौतियों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत का मानना था कि अपने पड़ोसियों के एकीकृत प्रयासों का समर्थन करने से पारस्परिक इशारों को बढ़ावा मिलेगा। इस परिप्रेक्ष्य ने भारत को 1987 में श्रीलंका में उग्रवादी तमिलों के खिलाफ सिंगला लोगों का समर्थन करने और तमिल टाइगर्स (LTTE) के खिलाफ सैनिकों को तैनात करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि ये कार्रवाइयां प्रतिकूल साबित हुई, उन्होंने न तो तमिलों को वश में किया और न ही पड़ोस में भारत के लिए सद्भावना अर्जित की। इसके बजाय पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए अपना अभियान तेज कर दिया और अस्थिरता के बाहरी एजेंट भारत के खिलाफ सक्रिय हो गए। 1948 से 1962 तक बर्मा के प्रति भारत के दृष्टिकोण और 1987 से 88 में श्रीलंका में अपने प्रवासी भारतीयों के संबंध में इसकी सक्रिय भागीदारी में स्पष्ट दृष्टि और तर्कसंगता का अभाव था। बर्मा में भारत की निष्क्रियता के लिए आलोचना हुई और श्रीलंका में उसके कार्यों की निंदा की गई, जिससे भ्रामक संकेत भेजे गए और संघर्ष समाधान जटिल हो गया। उदारीकरण के दौर में भारत ने अपने प्रवासी समुदाय के महत्व को पहचानना, उसे संवेदनशीलता के साथ संभालना शुरू किया। जैसे जैसे भारत ने अपने बाजार खोले और वैश्विक आर्थिक चिंताएं बढ़ी, परिप्रेक्ष्य और नीतियों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो गया। बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण था, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के महत्व को मान्यता मिली। तभी भारत ने प्रवासी भारतीयों के महत्व पर जोर दिया और भारतीय प्रवासियों की समस्याओं और दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए एल.एम. सिंघवी के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए उनमें बदलाव किया। इसमें कर छूट, व्यापार बाधाओं को दूर करना और एशिया प्रशांत के साथ मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण के लिए समर्थन दिखाना शामिल था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय प्रवासियों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया, उनकी परियोजनाओं के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने, दोहरी नागरिकता और पूर्ण एकजुटता प्रदान करने का वादा किया। उन्होंने प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का सुझाव दिया, जिससे प्रवासी समुदाय के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद मिली। इन आर्थिक नीति परिवर्तनों और प्रवासी भारतीयों के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार की व्यापक प्रशंसा हुई। भारत, जो अब आसियान का एक संवाद भागीदार है, अपने प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने के लिए ARF आसियान क्षेत्रीय मंच के साथ साझेदारी करके प्रसन्न है। ऐसा माना जाता था कि आसियान क्षेत्र में NRI के समर्थन से मेकांग गंगा परियोजना और बिम्सटीसी, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सफल साझेदारियों के लिए प्रवासी भारतीयों की प्रतिक्रिया और समर्थन को महत्वपूर्ण माना गया। 9.3 भारतीय प्रवासियों का वर्गीकरण। भारतीय प्रवासी विभिन्न प्रकार के होते हैं, प्रत्येक की विशिष्ट श्रेणियां होती हैं। इनमें अनिवासी भारतीय NRI, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO, भारत में निवासी व्यक्ति PRI और प्रवासी भारतीय शामिल है। प्रत्येक शब्द का एक अलग कानूनी अर्थ होता है।
एनआरआई और पीआईओ। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 के अनुसार एक एनआर अनिवासी वह व्यक्ति होता है जिसके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, जो एक वित्तीय वर्ष में 182 दिनों से अधिक समय तक भारत से बाहर रहता है, चाहे काम, व्यवसाय या किसी अन्य कारण से। 182 दिनों का निरंतर होना जरूरी नहीं है। दूसरी ओर पीआईओ भारतीय मूल का व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक नहीं है, लेकिन भारतीय मूल का माना जाता है यदि वे, उनके माता पिता या दादा दादी भारत के नागरिक थे। भारतीय नागरिकों की विदेशी पत्नियां भी पीआईओ हैं। साथ ही वे जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान गिरमिटिया मजदूर के रूप में प्रवासित हुए थे, विशेष रूप से मलेशिया जैसे देशों में केंद्रित थे। यदि कोई एनआरआई दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह पीआईओ बन सकता है। 2004 से पहले भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण एनआरआई को भारतीय नागरिकता नहीं मिल पाती थी। हालांकि स्थिति बदल गई है और अब दोहरी नागरिकता संभव है। पीआरआई और प्रवासी भारतीय। आगे बढ़ते हुए पीआरआई भारत में निवासी व्यक्ति उच्च अध्ययन, शैक्षिक प्रशिक्षण, चिकित्सा उपचार या किसी भी उद्देश्य के लिए विदेश जाने वाले भारतीय नागरिक हैं जो संकेत देते हैं कि वे अनिश्चित काल तक देश से बाहर नहीं रहेंगे। विदेश में भारतीय छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी करने पर रोजगार शुरू करने के दिन से ही पीआरआई का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। प्रवासी भारतीयों का विचार 20वीं सदी में उत्पन्न हुआ, जो विदेशों में भारतीय प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों से प्रेरित था। इससे इन प्रवासियों के साथ ब्रिटिश भारतीय सरकार के व्यवहार के खिलाफ भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विरोध हुआ, क्योंकि उस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था और भारत और विदेशों में हर किसी को ब्रिटिश विषय माना जाता था। सामान्य तौर पर पीआईओ भारतीय मूल के व्यक्ति और एनआरआई अनिवासी भारतीय शब्दों का इस्तेमाल भारत सरकार जीओआई द्वारा संसदीय बहसों, आधिकारिक साहित्य और भारतीय प्रेस में एक दूसरे के स्थान पर किया गया है। प्रवासी भारतीयों की विभिन्न श्रेणियां मौजूद हैं, जिनमें ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रणाली के तहत आने वाले लोग भी शामिल हैं, जैसे कि गिरमिटिया मजदूर और दक्षिण पूर्व एशिया और कैरेबियन में मुफ्त यात्रा वाले प्रवासी। ऐसे निःशुल्क यात्रा व्यावसायिक प्रवासी भी हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा और नौकरियों के लिए भारत छोड़ दिया, और खाड़ी देशों में श्रमिक प्रवासी भी हैं। 9.4 प्रवासी भारतीयों का मुद्दा। भारत सरकार के सामने समस्या भारतीय प्रवासियों को एक ही परिभाषा के तहत वर्गीकृत करने का प्रयास है। इससे दोहरी राष्ट्रीयता पर एक स्थिर बहस छिड़ गई है। पीआईओ को अपनी अन्य राष्ट्रीयता बरकरार रखते हुए भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देने से संभावित रूप से पाकिस्तानियों या बांग्लादेशियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का द्वार खुल सकता है। पूरे इतिहास में भारतीयों ने स्वेच्छा से और अनिच्छा से दुनिया भर में प्रवास किया है। भारतीय प्रवासियों में पीआईओ, एनआरआई और भारतीय मूल के राज्यविहीन व्यक्ति शामिल है। वर्तमान सरकार प्रवासी भारतीय समुदायों को भारतीय नागरिकों, पीआईओ और राज्यविहीन व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत करती है, जिन्हें सामूहिक रूप से भारतीय प्रवासी कहा जाता है। हालांकि भारतीय प्रवासियों के लिए एक व्यापक और सटीक परिभाषा या संक्षिप्त नाम स्थापित करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवासी भारतीय अपने परिवारों को अपने गोद लिए हुए देशों में ले आए, परिवार के स्वामित्व वाली दुकानें स्थापित की, रेलमार्गों का निर्माण किया और बंदरगाह विकास में योगदान दिया। बर्मा में भारतीय मूल के लोगों
पीआईओ ने धन उधार देने और नौकरशाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौकीदार, जेल अधिकारी और स्कूल शिक्षकों जैसी विभिन्न नौकरियां ली। दक्षिण एशिया की बात करें तो श्रीलंका में बड़ी संख्या में पीआईओ रहते हैं, जिन्हें भारतीय तमिल के नाम से जाना जाता है। नेपाल में कुशल और अकुशल मजदूरों को मधेशिया कहा जाता है। कुवैत पश्चिम एशिया में एक बड़े भारतीय प्रवासी समुदाय का घर है, जो कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रम में लगा हुआ है, जिसमें ड्राइवर, नर्स और घरेलू नौकरानी की भूमिकाएं शामिल है। अविवाहित व्यक्ति अपने परिवार को साथ लाने या स्थायी रूप से बसने के विकल्प के बिना अस्थायी अनुबंध पर काम करते हैं। धारा 9.5 दक्षिण एशिया में भारतीय प्रवासी के बारे में विस्तार से बताती है। भारत पंजाबियों, नेपाली, गुजराती, सिंधी, बिहारियों और मारवाड़ी जैसे विविध जातीय समूहों के साथ पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव फैलाता है। हालांकि उनकी जातीयताएं भिन्न भिन्न हैं, उनका भारतीय स्वभाव और दृष्टिकोण स्थिर रहता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक युग ने विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से भारतीय प्रवासियों के आंदोलन को सुविधाजनक बनाया। जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली, विभिन्न राष्ट्रीयताएं उभरी, जिससे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव जैसे देश बने। बंगाल और पंजाब के क्षेत्र, जो कभी भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के केंद्र थे, अब पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में विभाजित है। विशिष्ट पहचान स्थापित करने के प्रयासों के बावजूद उनकी संस्कृति को भारतीय सभ्यता से अलग करना चुनौतीपूर्ण साबित होता है। उपमहाद्वीप के बाहर ये राष्ट्र भारतीय प्रवासी का अभिन्न अंग है। हालांकि यह बहस का विषय है, उपमहाद्वीप के लोगों में समानताएं हैं और भारत की सीमाओं से परे दक्षिण एशिया के लोगों को प्रवासी भारतीयों का हिस्सा कहा जा सकता है। बर्मा 1824 से 1937 तक ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और कलकत्ता और नई दिल्ली से शासित होता था। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों और मजदूरों को खेती और व्यापार के लिए बर्मा जाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे बड़ी संख्या में भारतीयों का प्रवास हुआ और अंततः उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया। हालांकि जब बर्मा को आज़ादी मिली, तो भारतीयों के साथ विदेशी जैसा व्यवहार किया गया और उनकी संपत्तियों और व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसी तरह श्रीलंका 1802 तक मद्रास से शासित होता था। मद्रास से कोलंबो तक लोगों का लगातार आना जाना होता था और कई तमिलों ने श्रीलंका में रहना चुना। हालांकि उन्हें सिंहली लोगों से भेदभाव का सामना करना पड़ा और उन्हें अवैध अप्रवासी माना गया। नेपाल के तराई क्षेत्र में एक बड़ी आबादी को विदेशी माना जाता है। भारतीय हिमालय पर्वत श्रृंखला को पवित्र मानते हैं और लंबे समय से धार्मिक कारणों से नेपाल जाते रहे हैं। भारतीयों और नेपालियों के बीच सामाजिक आर्थिक संपर्क बहुत गहरा है, जिससे नेवारिस या गोरखा जैसे समूहों और भारतीयों के बीच अलगाव असंभव हो जाता है। इसके अतिरिक्त जनकपुर और विराटनगर के क्षेत्रों में मधेसियों का निवास है, जो नेपाल के राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दक्षिण एशिया में भारतीय प्रवासी भारतीय जीवन शैली से प्रभावित रहे हैं और वे अपनी संस्कृति, धर्म और जातीय पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील हैं। वे अन्य समूहों, विशेषकर आदिवासी मूल के समूहों में विवाह करने से बचते हैं। भारतीय अपनी विशिष्ट जातीय पहचान बनाए रखने का प्रयास करते हैं। जिस देश में वे रहते हैं, उसके प्रति उनकी वफादारी पर सवाल उठते हैं। एक अलग पहचान को उजागर करने के लिए भारत की आलोचना करना दक्षिण एशिया में एक आम चलन है। दक्षिण एशिया में भारतीय प्रवासियों को बांग्लादेश, नेपाल,
पाकिस्तान और श्रीलंका की सरकारों के अतार्किक राष्ट्र निर्माण और एकीकरणवादी प्रयासों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन देशों में विशिष्ट जातीय या धार्मिक समूह राजनीतिक व्यवस्था में प्रभुत्व चाहते हैं, धार्मिक, जाति और जातीय कारकों के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। सिंहली और तमिल, हिंदू और मुस्लिम और नेवारिस और मधेसियों के बीच संघर्ष एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय पर अपना अधिकार जताने के प्रयासों को दर्शाते हैं। भारत अपने प्रवासी भारतीयों को विशेष अधिकारों की मांग किए बिना अपने गोद लिए हुए देश के मूल निवासियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जोर राष्ट्रीय मुख्यधारा में एकीकरण पर है, और यदि राजनीतिक या आर्थिक रूप से भेदभाव होता है तो भारत समर्थन की गारंटी नहीं देता है। जब बर्मा, मलेशिया और फिजी में भारतीयों के साथ भेदभाव हुआ तो भारत चुप रहा। यह चीन द्वारा अपने प्रवासी भारतीयों को प्रदान किए गए अधिक स्पष्ट समर्थन के विपरीत है। उदाहरण के लिए, जब वियतनाम ने जातीय चीनी होआस के साथ भेदभाव किया तो चीन ने सेना भेजकर खुलेआम अस्वीकृति प्रदर्शित की। दूसरी ओर, भारत नैतिक और कूटनीतिक प्रभाव पर निर्भर करता है, जिसे उसके प्रवासी भारतीयों की समस्याओं के समाधान के लिए अपर्याप्त माना जाता है। शीत युद्ध के बाद के युग में भारत सरकार का दृष्टिकोण बदल गया है। अब वह भारतीय प्रवासियों को आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में पहचानने लगी है। प्रवासी भारतीयों के प्रति एक संशोधित नीति भारत में उनके आर्थिक योगदान को स्वीकार करती है। विशेष रूप से आर्थिक सर्वेक्षण 2000 से 2001 और भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2000 से 2001 के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2000 के दौरान भारत में एनआरआई जमा 1362 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताया गया था। 9.6 दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासी दक्षिण पूर्व एशिया की ओर बढ़ते हुए, जिसे ऐतिहासिक रूप से सुवर्ण भूमि, जिसका अर्थ है सुनहरा हाथ या सोने की भूमि, कहा जाता है, भारतीय अक्सर व्यवसाय, व्यापार और मिशनरी गतिविधियों के लिए इस क्षेत्र का दौरा करते थे। अधिकांश दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की कला, वास्तुकला, भाषा, साहित्य, धर्म, रीति रिवाजों और परंपराओं में भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव स्पष्ट है। कंपूचिया में अंकोर वाट, इंडोनेशिया में बोरोबुदुर और थाईलैंड में एमराल्ड बुद्ध के मंदिर इन संबंधों को उजागर करते हैं। विभिन्न संस्करणों में रामायण और महाभारत की उपस्थिति इस क्षेत्र पर भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को और अधिक रेखांकित करती है। कई भारतीय गिरमिटिया मजदूरी या कंगनी प्रणाली के तहत दक्षिण पूर्व एशिया में चले गए और वहीं रह गए। उन्होंने चीनी, चाय, कॉफी, कोको, चावल, तंबाकू और रबर जैसी वस्तुओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1852 से 1937 तक लगभग 20 लाख भारतीय मलाया गए और लगभग 25 लाख भारतीय बर्मा गए। चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मद्रास और बॉम्बे जैसे क्षेत्रों से भारतीय सियाम, सुमात्रा, जावा और फिलीपींस जैसे क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए, खासकर 1929 की आर्थिक मंदी के बाद। मारवाड़ी, चट्टियार जैसे उल्लेखनीय समूह और पंजाबियों ने रंगून, बैंकॉक और सिंगापुर जैसे देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीनी व्यापारिक हलकों से प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में एकाग्रता के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासी को राजनीतिक अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए सकारात्मक रूप से माना गया है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों के 3 मुख्य प्रकार हैं: एनआरआई, पीआईओ और राज्यविहीन भारतीय।
एनआरआई की सबसे बड़ी आबादी सिंगापुर 90,000 में है। इसके बाद मलेशिया 15,000, थाईलैंड 15,000, ब्रुनेई 7,000, म्यांमार 2,000, फिलीपींस 2,000, इंडोनेशिया 500 है। वियतनाम 320, कंबोडिया 150 और लाओस 107। पीआईओ की संख्या म्यांमार 2,500,000 में सबसे अधिक है। इसके बाद मलेशिया 1,600,000, सिंगापुर 2,17,000, थाईलैंड 70,000 और इंडोनेशिया 50,000 है। राज्यविहीन भारतीयों का सबसे बड़ा समूह म्यांमार 4 लाख और मलेशिया 50,000 में है। म्यांमार और मलेशिया में नागरिकता प्राप्त करना भारतीयों के लिए भाषा, रीति-रिवाजों, परंपराओं और आवासीय मानदंडों के कारण विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है। जातीय लॉबी उनका विरोध करती है। भारत चीन में भारतीय प्रवासी अपेक्षाकृत छोटे हैं। शीत युद्ध के दौरान वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों के बावजूद भारतीयों ने लंबे समय तक वहां रहना नहीं चुना। वियतनाम में एनआरआई और पीआईओ की कुल संख्या 320, लाओस में 115 और कंबोडिया में 300 है। यह क्षेत्र कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट विरोधी ताकतों के बीच युद्ध का मैदान था, जिसमें राष्ट्रीयकरण अभियानों के कारण व्यापार के अवसर सीमित थे। इसके विपरीत सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया ने अनुकूल व्यावसायिक संभावनाएं प्रदान की। भारतीयों ने इन देशों में व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसर तलाशे। ब्रुनेई में लगभग 3,000 भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक अपनी कड़ी मेहनत और व्यावसायिकता के लिए जाने जाते हैं। कपड़ा उद्योग में इंडोनेशियाई लोगों की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। कपड़ा निवेश में सिंधियों का दबदबा है और खेल के सामान के कारोबार में सिख शामिल है। सिंगापुर में भारतीय आईटी, चिकित्सा, लेखांकन और कानून में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं और अपनी सेवाओं के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। मलेशिया भी इन पेशेवरों को महत्व देता है, लेकिन अधिकांश प्रवासी रबर और ताड़ के बागानों में लगे हुए हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में भारतीयों की तुलना में कम आर्थिक स्थिति और साक्षरता दर का सामना कर रहे हैं। फिलीपींस में भारतीय प्रवासी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंधी समुदाय व्यापार और विनिर्माण में है, जबकि पंजाबी धन उधार देने में शामिल है। मनीला को संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवासन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में देखा जाता है और भारतीय पेशेवरों की सेवाओं को महत्व दिया जाता है। सिंगापुर के सख्त आप्रवासन कानूनों के बावजूद यह भारतीय प्रवासियों के लिए पसंदीदा स्थान है। तमिल, मलयाली, सिंधी, गुजराती और पंजाबी भारतीय प्रवासी के प्रमुख घटक हैं। वे न केवल व्यवसाय और व्यापार में लगे हुए हैं, बल्कि सिविल सेवाओं, न्यायिक प्रणाली और शैक्षणिक संस्थानों में भी भूमिका निभाते हैं। पारंपरिक व्यवसायों के अलावा भारतीय आईटी, चिकित्सा विज्ञान और फार्मास्यूटिकल अनुसंधान में ज्ञान की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। सिंगापुर को आर्थिक केंद्र बनाने में उनकी भूमिका को स्वीकार किया जाता है और उनके पेशेवर योगदान की व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। थाईलैंड में भारतीय समुदाय अपने ज्ञान और कौशल के लिए बहुत सम्मानित है। उनमें से सबसे बड़ा समूह सिखों का है, उसके बाद सिंधी, पंजाबी, तमिल और कुर्बिया है। परंपरागत रूप से वे कपड़ा व्यवसाय में शामिल रहे हैं और कुछ रियल एस्टेट और आभूषण क्षेत्रों में भी सक्रिय है। इसके अतिरिक्त बैंकॉक में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारतीय पेशेवरों, आईटी विशेषज्ञों और कुशल व्यक्तियों की उच्च मांग है। थाईलैंड में कई भारतीय अपनेपन की मजबूत भावना महसूस करते हैं। कुछ लोग थाई नाम और जीवन शैली अपनाते हैं।
भारतीय और थाई नागरिकों के बीच अंतर्विवाह, जो एक समय प्रतिबंधित था, अब अनुमति दी गई है और स्थानीय आबादी के साथ सामाजिक आर्थिक संपर्क को आदर्श माना जाता है। 9.7 विकासशील परिप्रेक्ष्य। भारतीय प्रवासियों के उभरते परिप्रेक्ष्य की ओर बढ़ते हुए वे अपने अपनाए गए देशों में सह-अस्तित्व के लिए एक परिपक्व दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं। अतीत में भारत के साथ उनका संबंध इस तथ्य से प्रभावित था कि कई लोग ब्रिटिश समर्थन से प्रवास कर गए थे और ब्रिटेन को एक सामान्य औपनिवेशिक स्वामी के रूप में साझा किया था। कांग्रेस पार्टी ने, विशेषकर महात्मा गांधी के नेतृत्व के दौरान, शिकायतें व्यक्त करने के लिए एक राष्ट्रवादी आउटलेट के रूप में कार्य किया। गांधी जी ने औपनिवेशिक युग के दौरान दक्षिण अफ्रीका, फिजी और बर्मा में भारतीय प्रवासियों की प्रभावी ढंग से वकालत की और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और फिजी में गिरमिटिया श्रम प्रणाली के खिलाफ उनके कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस संबंध ने प्रवासी भारतीयों में से कई को भारतीय विकास के साथ राजनीतिक रूप से संबद्ध होने के लिए प्रेरित किया। हालांकि जैसे जैसे ब्रिटिशों द्वारा भारत और अन्य क्षेत्रीय देशों को संप्रभुता हस्तांतरित की गई, यह संबद्धता धीरे धीरे कम होती गई। कुछ समय लगने के बावजूद भारतीय प्रवासियों ने अंततः अपनी मातृभूमि में पार्टियों के साथ राजनीतिक संबंधों से दूरी बना ली। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो बर्मा, मलेशिया और फिजी में भारतीयों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। भारत ने अपने प्रवासी भारतीयों को स्थानीय लोगों के साथ तालमेल बिठाने और सहअस्तित्व में रहने और उनकी समस्याओं का स्थानीय समाधान खोजने की सलाह दी। भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह मध्यस्थता नहीं करेगी, इस बात पर जोर देते हुए कि गोद लिए गए देशों में जीवित रहने के लिए मूल निवासियों के साथ राजनीतिक और आर्थिक जुड़ाव की आवश्यकता होती है। यह दृष्टिकोण, हालांकि कई बार चुनौतीपूर्ण था, एकीकरण को बढ़ावा देता था। आसियान क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों ने अपने दृष्टिकोण को बदल दिया, अपने अपनाए गए देशों की संस्कृति और अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए पेशेवर मूल्यों को अपनाया। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय पहचान और जातीय दावे के लिए संघर्ष हुआ। भारत ने अपने बहुलवादी समाज के साथ अनेकता में एकता को अपनाया और जातीय, धार्मिक और भाषाई मतभेदों को सहन किया। अपनी महत्वपूर्ण समस्याओं से निपटते हुए भारत ने क्षेत्रीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया। 1947 में प्रधानमंत्री नेहरू ने सुझाव दिया कि प्रवासी भारतीय स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं के साथ जुड़े। विचार यह था कि यह संरेखण प्रवासी भारतीयों और मूल आबादी के बीच संबंध बनाएगा, सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देगा। तब से भारत की नीति इसी धारणा से निर्देशित रही है। वैश्वीकरण के कारण आज दुनिया तेजी से बदल रही है। एशिया प्रशांत देशों को एक साझा रणनीति की आवश्यकता है और प्रवासी समुदाय एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर सकता है। आसियान क्षेत्र में भारतीय प्रवासी अनजाने में एक राजनयिक भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जो एशिया प्रशांत देशों को नई विश्व व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के करीब लाएगा और निकट भविष्य में एशिया सदी के उद्भव में योगदान देगा। बॉक्स 9.1 मुख्य सबक। आसियान क्षेत्र में भारतीय मूल के लगभग 20 लाख लोग रहते हैं, जबकि दक्षिण एशिया में उनकी संख्या बताना चुनौतीपूर्ण है। दक्षिण एशिया में कई नए राष्ट्रों का लक्ष्य भारत से अलग अपनी अलग पहचान स्थापित करना है। भारतीय प्रवासी विविध है, जिनमें विभिन्न जातियां, धर्म, क्षेत्र और नस्लें शामिल हैं। आसियान क्षेत्र में सिख, मुस्लिम, सिंधी और गुजराती अद्वितीय सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध बनाए रखते हैं। अधिकांश भारतीय प्रवासी बैंकॉक, सिंगापुर, मनीला,
केएलएम बंदर सेरी बेगवान और जकार्ता सहित आसियान की राजधानी शहरों में रहते हैं। ये शहर अपने व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों के लिए केंद्र के रूप में काम करते हैं। आसियान आर्थिक उछाल में भारतीय प्रवासियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईटी, निर्माण, कपड़ा और मानव संसाधन विकास में उनके योगदान को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। प्रवासी समुदाय ने भारत के एक कमांड से बाजार अर्थव्यवस्था में बदलाव का समर्थन किया है। वे भारत और उनके द्वारा अपनाए गए देशों के बीच संबंधों को सुविधाजनक बनाने, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। आसियान क्षेत्र भारत के साथ निकटता साझा करता है। इसकी इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार के साथ सामान्य समुद्री सीमाएं हैं। इसके अतिरिक्त म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है। इन साझा सीमाओं पर विकास क्षेत्रों की खोज करना और अंडमान को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करना एक पारस्परिक हित है। यदि ये पहल पारस्परिक रूप से लाभप्रद हो तो भारतीय प्रवासी इन पहलों के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। 9.8 निष्कर्ष। संक्षेप में, आसियान क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश भारतीय कुशल व्यक्ति हैं, जो धीरे धीरे अपने द्वारा अपनाए गए देशों में मुख्यधारा के जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ तक कि म्यांमार और मलेशिया में भी अब उन्हें नापसंद नहीं किया जाता। ये व्यक्ति अपने गोद लिए गए देशों की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मूल्यवान योगदानकर्ता साबित हुए हैं। आसियान क्षेत्र में भारतीय समुदाय विविध है। लोग अपने जातीय समुदायों, धार्मिक संस्थानों, रीति-रिवाजों और परंपराओं के प्रति वफादारी बनाए रखते हैं, साथ ही अपने अपनाए हुए देशों के रीति-रिवाजों और परंपराओं को भी अपनाते हैं। अब उनका ध्यान केवल भारत पर केंद्रित नहीं है। सिख, मुस्लिम और बौद्ध अपने अपने धर्मों से दृढ़ता से जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर सिंधी, तमिल, बंगाली या भोजपुरी जैसे समुदायों की अलग-अलग जीवन शैली, संस्कृतियां और रीति-रिवाज है। हाल के वर्षों में उन्होंने विविध प्रभावों को आत्मसात करने, अनुमति देने और समायोजित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है।